हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अंकित है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे छोटे चैनल पे अंकित सर सीटेड। मैं आपको आज बता नहीं सकता, इतनी शानदार वीडियो होने वाली है। आपका एक भी कंसेप्ट छूटेगा नहीं, एक भी कंसेप्ट बचेगा नहीं, चाहे वो अंदरूनी बात हो जैसे हिंज डिलेमा। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है हिंज डिलेमा क्या होता है। सो बी स्टिक विद दिस वीडियो, यू विल बी गेटिंग ऑल द थिंग्स विच यू आर रिक्वायर्ड फॉर योर सीटेड एग्जामिनेशन। If you are new to the channel, just subscribe to the Ankit Sir Seated and like the videos if you like the content, and share the videos to the aspirants who are going to appear in this Seated examination. किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसका एक पूर्व ज्ञान होना जरूरी होता है। We have to acknowledge pre-knowledge before proceeding to any topic. चलिए, let us understand. कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत एक सिद्धांत है जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चों में नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित होते हैं। देखो भाई, नैतिकता और नैतिक तर्क ये दो टर्म की बात कर रहा है, ठीक है। यानी मोरालिटी और मोरल रीजनिंग, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी गेटिंग ऑल द टर्म्स वेरी क्लियरली। वीडियो के अंत तक आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जानी है। क्या डिफरेंस है मोरालिटी में, मोरल रीजनिंग में, है ना। बच्चा अपने नैतिकता और नैतिक तर्क को किस प्रकार से विकसित करता है, इन चीजों पे हम डिस्कस करते हैं जो कि नैतिक सिद्धांत में, ठीक है। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 6 चरणों की श्रृंखला में होता है। अब देखिए, 6 चरणों की श्रृंखला में होता है और नैतिक तर्क मुख्य रूप से न्याय की तलाश और उसे बनाए रखने पर केंद्रित करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम आज जानेंगे कि कोहलबर्ग साहब ने अपने नैतिक विकास सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो किस आधार पे किया। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का आधार जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का आधार ही बना। मजा आने वाला है वीडियो में, बने रहिएगा जरूर, ठीक है। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नैतिक विकास क्या है, यानी मोरल डेवलपमेंट क्या चीज है भाई। मोरल डेवलपमेंट क्या चीज है। एज अ टीचर आप बहुत सारे टर्म्स यूज करते हो, ये बहुत एक कॉमन टर्म है कि स्टूडेंट्स आप अपने मोरल डेवलपमेंट को थोड़ा सा फोकस करिए, आप अपना मोरालिटी डेवलप करिए। बहुत सारे टर्म्स हम लोग यूज करते हैं एज अ टीचर, बट ये बहुत ही नॉर्मल टर्म है, लगभग हर बच्चे को हम लोग बोलते रहते हैं। तो सबसे पहले आप इसके बारे में समझिए कि नैतिक विकास क्या है। नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत अर्थात नैतिकता, इसी को तो मोरालिटी बोलते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, इसी को तो हम नैतिकता बोलते हैं। बता दो भाई, गलत बोल रहा हूं क्या? यही तो नैतिकता है। और क्या सही और क्या गलत, इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज मोरल डिस्कशन, और यू कैन से मोरल रीजनिंग। यस और नो? इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने नैतिक विचारों को प्रस्तुत करते हैं, अपने नैतिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द मोरल वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है और क्या गलत है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यस और नो? दैट इज द बेसिस ऑफ योर मोरालिटी डिस्कशन, दैट इज योर बेसिस ऑफ योर मोरल डिस्कशन, दैट इज द बेसिस ऑफ योर मोरल रीजनिंग, दैट इज द बेसिस ऑफ योर मोरल रीजनिंग। आई होप यू गॉट इट। मुझे आशा है आप लोगों तक ये बात पहुंच गई होगी। चलिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें ये नहीं समझ में आता है कि नैतिकता आखिर विकसित कैसे होती है। नैतिकता विकसित कैसे होती है, और ये सदियों से बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इट इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। लोग, माता पिता, धार्मिक लोग, नेता, दार्शनिक इत्यादि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहा है ये क्वेश्चन कि आखिर ये नैतिकता कहाँ से बनती है। सो इन द सेम सीक्वेंस लॉरेंस कोहलबर्ग, ही वॉज अ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग हुए, इन्होंने इसके लिए कुछ बुनियादी सवाल ढूंढे जिसके आधार पर उन्हें कुछ सवालों के जवाब मिले।
जवाब मिले और उन जवाबों के आधार पर उन्होंने अपने तर्क प्रस्तुत किए। एंड फाइनली ही डिस्कस्ड थ्योरी विथ अस दैट वाज कॉल्ड एज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, कोहलबर्ग ने पियागेट के सिद्धांत यानी जीन पियाजे के सिद्धांत का विस्तार करते हुए, एक्सपेंशन करते हुए, एक्सपेंशन ऑफ। तो अब यदि आपसे कोई पूछे कि जीन पियाजे का क्या रोल है नैतिक विकास के सिद्धांत में, तो आप ये कहेंगे कि जो कोहलबर्ग साहब का सिद्धांत है वो जीन पियाजे साहब का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। यस और नो? एक्सपेंशन ऑफ जीन पियागेट, एक्सपेंशन ऑफ जीन पियागेट, इन्हीं के थ्योरी का इन्होंने एक्सपेंशन किया और इन्हीं के थ्योरी को बेस या आधारशिला मानकर ये अपने थ्योरीज को प्रतिपादित किए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स एंड इफ इट इज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, यदि आपके लिए आसान है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को शेयर कर सकते हो सीटेट के कैंडिडेट्स के साथ। चलिए लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, कोहलबर्ग ने अपना सिद्धांत कैसे विकसित किया? व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? ये स्टोरी शुरू होती है एक हिंज नाम के व्यक्ति से, एक हिंज नाम के व्यक्ति से। हिंज, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता है। हिंज नाम का व्यक्ति रहता है और उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ है, वाइफ का नाम क्लारा है। क्या है? और हिंज ने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए, यानी वाइफ बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, तबीयत उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी जान बचाने के लिए जो उसके करीबी मेडिसिन सेंटर है, यानी हम अपने यहाँ जो मेडिकल सेंटर बोलते हैं, मेडिकल शॉप, वहाँ पर जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद उसको कुछ ये महसूस होता है कि उसके पास पैसों की कमी है, लेकिन अब उसकी जो नैतिकता है वहाँ पे बीच में आड़े आ रही है, यानी इट इज़ बीइंग एन ऑब्स्टिकल इनटू हिज पाथ। अब वो अपने दोस्तों से कलेक्ट करता है पैसा, फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ते हैं, तो वो दुकानदार से या जो केमिस्ट है या फार्मासिस्ट है उससे बात करता है कि सर मैं पैसे बाद में आके दे दूंगा, आप मुझे उधार दे दीजिए। लेकिन केमिस्ट राजी नहीं होता है। तत्पश्चात रात में वो मेडिसिन सेंटर में चोरी करने के लिए चला जाता है, ठीक है, और वो चोरी करने में सफल भी हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये चोरी सही थी? क्या ये चोरी सही थी? यानी कि सवाल बनता है चोरी पे, ठीक है, नैतिकता की बात हो रही है। आप ध्यान से समझिएगा। If we'll follow the rules and regulation, then it is wrong. लॉरेंस कोहलबर्ग इस बात में इंटरेस्टेड नहीं थे कि क्या ये चोरी जो उसने किया क्या वो सही है या गलत है। वो किस बात पे इंटरेस्टेड थे? वो इस बात से इंटरेस्टेड थे कि जब मैं बच्चों से पूछूंगा, बच्चों के अलग अलग नैतिक मूल्यों के आधार पर उनके थॉट्स मेरे सामने आएंगे और दोज थॉट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो विचारधारा थी ना, उस विचारधारा को ही उन्होंने इम्प्लीमेंट करके अपना एक टेबल बनाया जिसमें आप पढ़ते हो कि ये 3 चरणों में और 6 विभक्तों में बटा हुआ है। हर चरण 2-2 पार्ट कंटेन करता है, हर चरण 2-2 पार्ट कंटेन करता है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे यार वीडियो, मज़ा आ रहा होगा। तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा और कंटेंट इसी तरह से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके एक बार कोशिश करिएगा ताकि मेरे तक बात पहुंच पाए और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नैतिक विकास के चरण यानी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट विच वॉज गिवन बाई लॉरेंस कोहलबर्ग। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास के चरण है वो 3 प्रकार से बांटे गए। 3 प्राथमिक चरणों में इस विकास का खंडन किया गया। As per Lawrence Kohlberg, the stages of moral development has been divided into 3 primary stages. These are कौन से भाई? पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल। व्हाट? प्री कन्वेंशनल। It is called as प्री कन्वेंशनल and in Hindi it is known as पूर्व परंपरागत। दूसरा कहलाता है परंपरागत। क्या? परंपरागत, जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल। यस और नो? द थर्ड वन इज उत्तर परंपरागत यानी पोस्ट कन्वेंशनल। अब चलिए एक एक को हम लोग समझते हैं। पूर्व परंपरागत में आयु जो है वो 0 से 9 के मध्य रखनी है। इसमें 2 चरण है। चरण 1 कहता है आज्ञाकारिता और दंड का प्रावधान, ठीक है।
चरण 2 कहता है व्यक्तिवाद और आदान प्रदान का प्रतिपादन। चरण 3 अच्छे पारस्परिक संबंध विकसित करना। और चरण 4 सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। चरण 5 सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। और चरण 6 सार्वभौमिक सिद्धांत। देखिए, ये जो आयु है ना, ये बहुत दुर्लभ है। इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा, जब हम लोग तीसरे चरण की बात कर रहे होंगे, कि ये चरण तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समझना है कि 0 से 9 वर्ष की आयु को हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलसेंस और एडल्टहुड की बात जो होती है वो कन्वेंशनल स्टेज में होती है। बहुत ही कम एडल्ट जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज को रीच कर पाते हैं, यानी वहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए समझ लीजिए सीटेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कोई दिक्कत? चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द स्टेज नंबर 1, पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी हम इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल stage. I hope you are getting this video. If it is easy for you to understand, you may subscribe to the channel, you may like the video, and you may drop your comments in the comment box below. It will be a very healthy environment for us to communicate, so that it could boost my motivation for making such videos, such important and precious videos for you. It is very important. अब यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं ध्यान से समझिएगा। इसे हमने 2 चरणों में विभाजित किया, इसे हमने 2 पार्ट में विभाजित किया हुआ। आज्ञाकारिता और दंड, आज्ञाकारिता और दंड। अब आइए हम लोग समझते हैं ये क्या है। नैतिक विकास के शुरुआती चरण आज्ञाकारिता और दंड विशेष रूप से छोटे बच्चों में आम होते हैं। छोटे बच्चे ये मानते हैं कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं, जो नियम और कानून बनाए गए हैं, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, नियम व कानून, ये क्या है? ठोस हैं। क्या है? ठोस हैं। ये बच्चों का आमतौर पे मानना होता है। ठीक है, लेकिन वयस्क भी इस प्रकार के तर्क को व्यक्त करने में सक्षम है। कोहलबर्ग के अनुसार इस स्तर पर लोग नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। दे फाइंड दिस वेरी सॉलिड, ठोस मानते हैं इसको, है ना। और कहते हैं कि अगर जो आप नहीं करोगे तो आपको सजा मिलेगी। क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो यानी कि नियम और कानून को फॉलो करने की जो स्टेज है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज क्या? चरण 1, यानी आज्ञाकारिता और दंड, यानी दिस स्टेज इज कॉल्ड एज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही एक तरीका है जिसे सजा से बचा जा सकता है। यानी नियमों का पालन करना सजा से बचने का एक मुख्य तरीका है, एक मुख्य आप कह सकते हैं कि उपाय है जिससे हम बच सकते हैं, किससे? सजा होने से। ठीक है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग चरण 2 देखते हैं, व्यक्तिवाद और विनियम। अब ये क्या है? पर्सनल एंड एक्सचेंज। अब ये क्या कहता है भाई? देखिए, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं नैतिक विकास के व्यक्तिवाद और विनियम चरण में बच्चे व्यक्तिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हैं, यानी अपने पर्सनल प्रोस्पेक्टिव को बिल्कुल ध्यान में रखते हैं। देयर पर्सनल प्रोस्पेक्टिव इज एट द प्रायोरिटी, ध्यान में रखते हैं, और कार्यों का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि वे व्यक्तिगत जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं। हेंज दुविधा। अब देखो, ये हेंज जो अभी मैंने आपको बताया ना, अकॉर्डिंग टू द हेंज डिलेमा, हेंज डिलेमा, यहां पे बात हो रही है किसकी? हेंज डिलेमा की। हेंज डिलेमा। बच्चों ने तर्क दिया कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका वह विकल्प था जो हेंज की जरूरतों को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता था। जो उदाहरण वहां पे कोहलबर्ग साहब ने दिया हेंज का, उसमें जब बच्चों से सवाल पूछा गया तो बच्चों ने अपना एक तरीका दिया कि सबसे अच्छा विकल्प था जो हेंज की जरूरतों को सबसे अच्छी तरह से पूरा करता था। नैतिक विकास के इस बिंदु पर पारस्परिकता संभव है, लेकिन केवल तभी जब यह किसी के अपने हितों की पूर्ति करता हो। ठीक है, अब यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज की भी बात हो रही है, यानी बच्चों का मानना था कि गुड्स एक्सचेंज यानी हम किसी चीज के बदले वो दवाएं ले सकते थे। यदि हमारे पास कोई बहुमूल्य चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट या प्रीसियस कोई चीज है, तो हम उसके बदले वो चीज ले सकते थे, वो दवाएं ले सकते थे, तो फिर हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी कि ये पार्ट 2 है
जो कि स्टेज नंबर 1 में यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात करता है। तो यहाँ पे किसी चीज़ के बदले में किसी चीज़ को लेना। हमने तुमको अपनी बुक दी, तुम हमको अपना एक पेन दे दो, है ना। तो वी एक्सचेंज सच टाइप ऑफ थिंग्स इन टू आवर डेली लाइफ इन आवर स्कूल। तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? विनियम यानी एक्सचेंज। ये चीज़ें क्या कहलाती है? विनियम या एक्सचेंज। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। सो लेट्स मूव टू द स्टेज नंबर 2, दैट इज पारंपरिक नैतिकता यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। क्या है भाई? कन्वेंशनल स्टेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी 2 चरण हैं यानी 2 पार्ट हैं। चरण 3 यानी पार्ट 3 और चरण 4 यानी पार्ट 4। अब जो पार्ट 3 है वो अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल, इसकी बात करता है। ठीक है, यानी कि हम लोग सामाजिक चीज़ों से क्या होते हैं? अभिप्रेरित होते हैं। लोग हमारी क्या करते हैं? तारीफ करते हैं, अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी लड़की है ना। अक्सर गुड बॉय और गुड गर्ल यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास के रूप में जाना जाता है। नैतिक विकास के पारस्परिक संबंधों का यह चरण सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित है। अनुरूपता, अच्छा होने और इस पर विचार करने पर जोर दिया जाता है कि विकल्प रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, जब आप किसी के उम्मीदों पर खरे उतरते हो, जब आप किसी के उम्मीदों पे खरे उतरते हो यानी किसी के एक्सपेक्टेशंस, जब आप किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते हो तो वहाँ पर गुड बॉय और गुड गर्ल की जो अभिन्यास है, जो थ्योरी है, वो सामने आती है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो स्टेज 2 है उसका जो पार्ट 3 है वो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो पार्ट 4 है यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। यह चरण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, यानी हमें क्या करना है? जो सोशल सेटलमेंट है उसे बनाए रखना है। ठीक है, और इसे बनाने में एकदम आपको आगे रहना है, सक्षम रहना है। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या है कि इस प्रकार के जो लोग हैं वो समाज को केंद्र में रखते हैं और अपने कार्य करने से पूर्व वो अवधारणाओं को जरूर अपने शामिल करते हैं। ठीक है, यानी समाज क्या कहेगा, है ना, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड टू अंडरस्टैंड दिस पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द सोशल factors, social influences that could affect their work style, their lifestyle, whatever it is। तो वो सारी चीज़ें इनके बीच में आती हैं। तो ये जो पार्ट है, पार्ट 4, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोशल सेटलमेंट, यानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की जो बात करता है वो पार्ट 4 करता है, अर्थात पारंपरिक यानी कन्वेंशनल स्टेज में हम ये डिस्कशन करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग आते हैं स्टेज नंबर 3 पे, उत्तर परंपरागत नैतिकता, अर्थात ये है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। उत्तर परंपरागत नैतिकता भी 2 पार्ट में विभाजित है। पहला है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, और जो पार्ट 6 है वो है सार्वभौमिक सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों के विचार अगले चरण में लोगों को अन्य लोगों के अलग अलग मूल्यों, विचारों और मान्यताओं को ध्यान में रखना शुरू करते हैं। किसी समाज को बनाए रखने के लिए कानून के नियम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन समाज के सदस्यों को इन मानकों पर सहमत होना चाहिए। देखो लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना था कि केवल अपेक्षाकृत कम प्रतिशत लोग ही उत्तर पारंपरिक चरणों को पहुंच पाते हैं, वहां तक पहुंच पाते हैं। लगभग पूरी सोसाइटी का लगभग 10 से 15%, उनका मानना था कि पूरी मानवता का लगभग 10 से 15% लोग ही इस स्टेज को रीच कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी रेयर टू सी देम बिकॉज इट कंटेन्स ओनली अबाउट 10 to 15% of the whole world. To reach that amount of you can say morality so that people can influence, जो दूसरों को प्रभावित कर सके, दूसरों को प्रभाव से क्या कर सके, जोड़ सके, इस प्रकार के लोगों को सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार के पार्ट में रखा गया।
चरण 6 में सार्वभौमिक सिद्धांत है। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क का अंतिम स्तर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अमूर्त तर्क पर आधारित है। इस स्तर पर लोग न्याय के इन आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही वे कानूनों और नियमों के साथ संघर्ष करते हों। अब यहाँ पे भले ही हमें कानून और नियम के साथ संघर्ष करना पड़े, लेकिन हमें न्याय के लिए यानी जस्टिस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। अन्यथा आप समाज में देखोगे ना, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कौन जाएगा कोर्ट कचहरी केस लड़ने इस सब चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत रेयर लोग देखने को मिलते हैं जो यहाँ पर अपने सार्वभौमिक सिद्धांत का अनुपालन करते हुए और उत्तर परंपरागत स्टेज को रीच कर पाते हैं और समाज के कुछ हिस्सों में वो अपना नाम या जगह बना पाते हैं। अब इससे ये सिद्ध होता है कि जितने भी महान विभूतियां हुई हैं वो उत्तर परंपरागत नैतिकता या उत्तर परंपरागत स्टेज को रीच कर चुकी होंगी, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे शानदार वीडियोस आपके सामने मैं लेकर आता रहूँगा और आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत सारी हेल्प मैं कोशिश करूंगा कि कर सकूं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में। देखिए, आप कुछ भी कार्य करते हैं, समाज में उसके आलोचक बहुत सारे मिलते हैं। कुछ लोग प्रशंसक मिलेंगे तो कुछ लोग आलोचक भी मिलेंगे, ठीक है। आलोचना आपके कार्य को गति प्रदान करती है, आपके कार्य को मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। यदि आप सही तरीके से लेते हो तो नेगेटिव लोगे तो फिर तो आपका हाल परमात्मा ही जाने, ठीक है। तो कोहलबर्ग साहब की कुछ आलोचना की गई, उनके सिद्धांतों की आलोचना की गई, तो उसके कुछ आधार बिंदु आपके सामने मैंने शेयर किया है। नैतिक तर्क नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं है। देखो, नैतिक तर्क का मतलब हो रहा है मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो मोरल रीजनिंग, नैतिक व्यवहार यानी मोरल बिहेवियर इसके बराबर नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो, आदमी बात तो कुछ और करता है, यानी मोरल रीजनिंग, तर्क देने को कुछ भी दे सकता है। आदमी तर्क देने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन उसके वर्क में यानी उसके कार्य में वो चीज़ें इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिखती हैं, उसके कार्य में वो चीज़ें दिखती नहीं है। इसलिए आप ये कहते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत की हमने क्या किया था, आलोचना की थी, ठीक है। नैतिक तर्क नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए, न्याय पर अत्यधिक जोर देता है। देखो, हर एक चीज में इन्होंने जस्टिस को जोड़ा था, न्याय को इन्होंने सर्वोपरि रखा, इसलिए इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। फिर यहाँ पे सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। अब यहाँ पे व्यक्तिवादी संस्कृतियां व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देती हैं। यदि हम पर्सनल कल्चरलिज्म की बात करेंगे तो ये पर्सनल राइट्स के ऊपर भी क्या करती है, फोर्स करती है, जबकि सामूहिकवादी संस्कृतियां समाज और समुदाय के। तो यहाँ पर सिंपल सी बात कही जा रही है कि आपको सोशलिज्म यानी सोशल कल्चरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए था, ना कि पर्सनल कल्चरलिज्म को, ठीक है। जिसकी वजह से ये एक आलोचना का शिकार बनी, इनकी जो थ्योरी है वो आलोचना का शिकार हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद आयु का पूर्वाग्रह। उनके अधिकांश विषय 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे। देखो, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे जिन्हें स्पष्ट रूप से विवाह का कोई अनुभव नहीं था। तो आपने जो उदाहरण दिया वो तो हिंज और उसकी वाइफ के लिए दिया था। कहने का मतलब समझिएगा, हिंज और उसकी वाइफ यानी क्लारा, इसके बारे में कहा था। बच्चे एक्सपेरिमेंट में शामिल हैं, बच्चों का विवाह के प्रति कितना अच्छा दृष्टिकोण होगा उन्हें क्या पता है। इसलिए ये एक मुख्य कारण बना जिसकी वजह से ये आलोचना का शिकार हुई, ये थ्योरी आलोचना का शिकार हो गई, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट पॉइंट, लिंग पूर्वाग्रह। कैरोल गिलिगन सहित कोहलबर्ग के आलोचकों ने, यानी ये भी एक आलोचक थे कोहलबर्ग के, तो इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए होंगे, लेट अस सी। आलोचकों ने सुझाव दिया है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत लिंग पक्षपात पूर्ण था, यानी कि इसमें जेंडर बायसिंग का एक दृष्टिकोण देखने को मिलता है, क्योंकि उनके नमूने में सभी विषय पुरुष थे, यानी कोई भी लड़की नहीं उसमें मौजूद थी उनके एक्सपेरिमेंट में। कोहलबर्ग का मानना था कि महिलाएं नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर बनी रहती हैं, यानी कि नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर बनी रहती हैं। थर्ड स्टेज आपको समझ में आया ना, पूरा का पूरा टेबल एक बार फिर से आप वीडियो पीछे जाके देख सकते हैं। यदि आप अभी जुड़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, वीडियोस को लाइक जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ऐसी सारी बहुत कंटेंट आपके सामने मैं लेकर आने वाला हूं जिससे आपका सीटेट में मैक्सिमम हेल्प हो सके। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, क्योंकि वे सामाजिक रिश्तों और दूसरों के कल्याण जैसी चीज़ों पर अधिक जोर देती हैं।
अब देखिए सामाजिक रिश्तों यानी कि सोशल रिलेशनशिप और दूसरों के कल्याण यानी बेनिफिट्स ऑफ अदर, ये महिलाओं के अंदर पहले से मौजूद होता है, यानी इसीलिए हमने उनको क्या माना है कि ये ऑलरेडी स्टेज 3 में जुड़ी होती हैं। तो इसी के साथ मैं अंकित आपका धन्यवाद कहूँगा अंकित सर सीटेट पर बने रहने के लिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोस अच्छी लगती हैं वीडियोस को लाइक करिएगा, वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा, और वीडियोस अच्छी लगी हो तो वीडियोस को शेयर करिएगा। सो आई विश यू ऑल हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।